हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी ज़ू में। लेके आई हूँ 17 सितंबर का यूपीएससी डेली न्यूज़ डाइजेस्ट। तो पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसके बारे में काफ़ी चर्चे हो रहे हैं क्योंकि अभी जो G20 चल रही है इंडिया में, उसी में इसकी बात की गई है। तो चलिए देखते हैं ये आखिर है क्या। असल में ये एक ट्रांजिट कॉरिडोर है जिसको बहुत बार बोट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है, क्योंकि इसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कंपेयर किया जा रहा है। बहुतों का मानना है ये बीआरआई इनिशिएटिव का ऑल्टरनेटिव है। जिस तरह चाइना बीआरआई के थ्रू ट्रेड रूट बिछा रहा है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, उसी तरह इंडिया मिड ईस्ट कॉरिडोर भी एशिया मिडिल ईस्ट यानी गल्फ रीजन और यूरोप को ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रूट से कनेक्ट करने की बात कर रही है। जब से चाइना का ये जो बीआरआई सामने उभर के आई है, तब से ही बहुत सारे ऐसे ट्रेड कॉरिडोर्स दुनिया भर में बन रही है, क्योंकि चाइना का प्रीडेटरी पॉलिसी सबको पता है, किस तरह से वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल कंट्रीज़ को लोन देता है और फिर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसीलिए दुनिया भर में इस बीआरआई का ऑल्टरनेटिव खोजा जा रहा है। अब देख लेते हैं इंडिया मिड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के सिग्नेटरीज, यानी कौन कौन इसके मेंबर्स है। तो को चेयर्स में है इंडिया और यूएसए, और बाकी सिग्नेटरीज में है सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी। ये सारे कंट्रीज़ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखने की कोशिश करना। इसको बनाया गया है एशिया, पर्शियन गल्फ और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। अब ये कनेक्टिविटी है किस चीज़ का? तो यहाँ सी रूट्स को रोड से जुड़ने की बात की जा रही है, पर यहाँ पे दिक्कत यह है कि बहुत सारे गल्फ रीजन्स में अभी भी रेलवे नेटवर्क नहीं है। इसीलिए एग्जैक्टली कौन से जगह से ये पास करेगी अभी तक तय नहीं हुआ। तो चलिए इसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं। पहला है 40% फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स। जाहिर सी बात है, जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो बहुत सारे शॉर्ट रोड निकल के आएंगे, जिसके चलते मूवमेंट तेज़ी से हो पाएगी। सेकेंड है ये ट्रांजिट एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब है सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से ज़्यादा काम हासिल करना। तो अगर ट्रेड रूट शॉर्ट हो जाएगी, कम फ्यूल में ही हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, यानी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। थर्ड है कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि समय और फ्यूल दोनों ही कम हो रहे हैं, तो कॉस्ट भी कम हो ही जाएगी। अब फ्यूल ही अगर कम हो जाएगी तो जो कार्बन और पॉल्यूटेड एमिशंस है वो भी अपने आप ही कम हो जाएगी। फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार मिलेगी, कॉन्टिनेंट्स का इंटीग्रेशन होगा, साथ साथ उनके बीच में इंटरनेशनल रिलेशन भी और मजबूत होगी, और पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होगी। अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। पहला है चाइना। ये चाइना हर तरह प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, पर फिर भी इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है। उसके साथ ट्रेड रिलेशन बिल्कुल ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। ऊपर से क्योंकि इस प्रोजेक्ट को चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट के अल्टरनेटिव बताया जा रहा है, इसीलिए चाइना भी जाहिर सी बात है खुश नहीं हो रहा, और वो और ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है। फिर आती है यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम। अब देखिए, पूरे ट्रांसपोर्ट को स्मूथ बनाने के लिए थ्रू आउट द ट्रेड रूट जो सिस्टम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक जैसा होना चाहिए। बट क्या आपको लगता है कि इंडिया और यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम सेम है? तो ये एक चिंता की बात है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे गल्फ रीजन में अभी भी जो कनेक्टिविटी की ज़रूरत है वो नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू करने पड़ेंगे
जो कि अपने आप में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ अब आते रहेंगे और हमें और क्लैरिटी मिलती रहेगी आने वाले टाइम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के तरफ। ये न्यूज़ है टीबी के बारे में, जो कि GS2 के अंदर आता है। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए, टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट्स के लिए न्यूट्रिशन यानी पोषण बहुत ही ज़रूरी है। आप देखना, ज़्यादातर अंडर नरिश्ड लोगों को ही ये बीमारी होती है। इसीलिए टीबी को अगर भगाना है, हमको स्पेशल फोकस देना पड़ेगा पोषण पर। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि 2022 के स्टडी से पता चला है 45% इंडियंस अंडर नरिश्ड है, जिसमें 1.2 मिलियंस टीबी से अफेक्टेड होते हैं हर साल। यहाँ पे एक न्यूट्रिशनल स्कीम की मेंशन है, वो है निक्षय पोषण योजना, जहाँ टीबी के मरीजों को 500 रुपये मंथली दिया जाता है अपने पोषण का ख्याल रखने के लिए। तो टीबी से रिलेटेड कुछ भी मेंस में आए, आपको ये स्कीम ज़रूर मेंशन करना है। अब टीबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ज़्यादातर ये लंग्स यानी फेफड़े को अफेक्ट करता है। जब ये फेफड़े को अफेक्ट करता है तब इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, जिससे इंसान को बहुत खांसी होती है, सीने में दर्द होती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। लेकिन ये अदर ऑर्गन्स में भी हो सकती है, जैसे किडनी, ब्रेन, लिवर। जब ऐसे ऑर्गन्स में होते हैं तब इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस बोला जाता है और ये ट्रीटेबल है, यानी इसकी चिकित्सा मौजूद है। पर यह कॉन्टागियस है, यानी एक इंसान से दूसरे में ये फैलता है हवा के थ्रू। जब एक इन्फेक्टेड इंसान छींकता है या फिर खांसता है या थूकता है, तभी ये बैक्टीरिया किसी और इंसान में जाके इन्फेक्ट करता है। WHO ने टीबी को भगाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसको #EndTB प्रोग्राम बोला जाता है। इंडिया में निक्षय स्कीम है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन है। ये सब आप आंसर में मेंशन करना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, छोटा सा एक आर्टिकल है ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस के बारे में। तो इसका 3 फाउंडिंग मेंबर्स है, इंडिया, US और ब्राज़ील। हैरान करने वाली बात है कि टोटल जो ग्लोबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन है उसका 85% ये तीनों कंट्री ही बनाती है। अब बायोफ्यूल है क्या? एज पर IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बायोफ्यूल है एक लिक्विड फ्यूल जो कि बायोमास से डिराइव्ड होती है और जिसको फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव के हिसाब से ट्रांसपोर्ट, एविएशन हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने देखा होगा बायोफ्यूल के बारे में अक्सर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन ऐसे बोला जाता है। तो ये है क्या? तो फर्स्ट जनरेशन है वो बायोफ्यूल जो शुगर केन, कॉर्न, सोयाबीन से बनती है। सेकेंड जनरेशन है वो बायोफ्यूल जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी खेती से जो वेस्ट होती है उससे बनती है, यूज्ड कुकिंग ऑयल से बनती है। और आपको समझ में आ ही रहा होगा, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल इज़ मोर सस्टेनेबल देन फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में ये फूड आइटम से बनती है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्योंकि बायोफ्यूल वेस्ट मटेरियल से बनती है इसलिए फूड सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं है। थर्ड जनरेशन है जो बायोफ्यूल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गी से बनती है। और फोर्थ जनरेशन है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे बनती है। फ़ायदा क्या क्या है? जो बढ़ते हुए प्राइस है फॉसिल फ्यूल का, उससे बायोफ्यूल एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है। बहुत हद तक इससे कार्बन एमिशन और पॉल्यूशन कम हो सकती है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा सेकेंड जनरेशन में एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनती है तो फार्मर्स का भी एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है। ऊपर से जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है और इसके थ्रू नेट ज़ीरो एमिशन का जो टारगेट है वो भी अचीव किया जा सकता है। इंडिया के पास कुछ बायोफ्यूल प्रोग्राम्स है जैसे कि गोवर्धन स्कीम, PM जीवन योजना स्कीम और सतत इनिशिएटिव।
इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल में। तो ये है निपा वायरस के बारे में। रिसेंटली केरल में काफ़ी सारे निपा वायरस केसेस देखने को मिला है। लोगों की जान भी जा रही है इससे, और बार बार ये निपा वायरस केस केरला में ही आउटब्रेक हो रही है, जैसे 2018 में, 2021 में और अब 2023 में। और इसका रीज़न है केरला के चमगादड़ में निपा वायरस पैंडेमिक हो रखे हैं। तो जान लेते हैं निपा वायरस के बारे में। तो दोस्तों, ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब ये जानवर से इंसान में फैलती है। ये सबसे पहला ब्रेकआउट हुआ था मलेशिया में। ये बीमारी जिस प्रकार की चमगादड़ से फैलती है उसे फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स बोला जाता है। जब ये बीमारी होती है तब इंसान को बुखार आता है, साथ में हेडेक, कन्फ्यूजन ये सब होती है, और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। बात की जाए प्रिवेंशन की, तो फिलहाल इसका कोई वैक्सीन नहीं है। बस इन्फेक्टेड पर्सन को बहुत केयर में रखा जाता है बेसिक इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के साथ। और इसी के साथ साथ आज के यूपीएससी डेली न्यूज़ डाइजेस्टिव होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।